यूनिट 6 में क्या है, क्या लिखा हुआ है? यही है ना ट्रेंड? कौन सा? रिसेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी। हाँ, रिसेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी, ये। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। हम्म। रिसेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी। अब इसमें जो ये ट्रेंड इन्होंने पूछा है, हिंदी में इसको प्रवृत्ति लिखा है, प्रवृत्ति, है ना? तो इसका मतलब क्या है, क्या पढ़ना है इसमें हमको? हाँ, रिसेंट ट्रेंड क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ट्रेंडिंग मतलब जो चल रहा होता है ना? क्या इसमें फिर इन्होंने 3 बोला है, क्या क्या आपको? एक तो एग्रीकल्चर में देखना है, एक जो है इंडस्ट्री में, और एक सर्विस में। 3 जगह इन्होंने बोला है कि हमको देखना है कि रिसेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेंड मतलब जो है, ट्रेंड समझ में आता है आपको? जैसे जो अभी चल रहा है, जो भी जैसे ये होता है, पहले कुछ टाइम पहले तक जैसे वो बेल बॉटम पहनते थे लड़के, तो वो ट्रेंडिंग में था, है ना? फिर उसके बाद एक ट्रेंड सेट हुआ अलग, फिर उन्होंने अलग टाइप के फैशन चेंज होता गया, फिर है ना, नए नए। तो ऐसे उसमें ट्रेंडिंग मतलब क्या होता है कि जो भी चल रहा होता है उस, है ना? और हमको रिसेंट ट्रेंड मतलब कि जो अभी आजकल चल रहा है ना, उसमें एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है, ये सब हमको देखना है। तो अभी इसमें इंडियन इकोनॉमी का क्या ट्रेंड है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो? ग्रोथ हो रही है लगातार हमारी, है ना? बीच में जब कोविड आया था तो नीचे चले गए थे, उसके बाद अगर हमारी ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाती, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे जो है इकोनॉमी का ट्रेंड क्या चल रहा है, ग्रोथ का ट्रेंड, वो ये है कि स्टेगनेंट है। लेकिन क्या हुआ, नीचे जब गई कोविड के बाद में, तो फिर हमने वापस जो है बाउंस बैक किया। तो बाउंस बैक किया तो फिर हमारी इकोनॉमी जो है वो भले दुनिया की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही हो, लेकिन हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है लगातार। तो हमारी ग्रोथ का क्या ट्रेंड है, हमारे यहाँ पे बढ़ रहा है ना? 6%, 6.8 अभी शायद जो है नया नया इन्होंने ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसका इन्होंने अनुमान लगाया कि 6.8% से हमारी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ जो है उसका ट्रेंड क्या है, वो लगातार बढ़ रही है। ठीक, बढ़ रही है, और किस स्पीड से बढ़ रही है, फिर वहाँ से फिर क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे 6.8% है ना, क्या जो है एडीबी ने के क्या वो किया है, प्रिडिक्ट किया है, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। दूसरा ऐसा बन जाता है कि जैसे इतने देशों में सार्क देशों में इंडिया का कौन सा नंबर है ग्रोथ में, G20 देशों में कौन सा है ना, इस टाइप से। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि G20 अभी हमारे यहाँ हुआ है, और इंडिया के इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो सारे G20 जो नेशन है उसमें फर्स्ट है ना? तो ये इंडियन इकोनॉमी, तो ये ट्रेंड्स हम क्यों पता करते हैं? जैसे आप जब तैयारी करने आते हैं तो आपसे बोलते हैं कि PYQs देखो आप, है ना? PYQs क्यों देखे जाते हैं? PYQs इसलिए देखे जाते हैं कि क्या ट्रेंड है, उनके क्वेश्चन पूछने का क्या जो है प्रवृत्ति है, किस टाइप से पूछे जाते हैं। जैसे अभी सर ने आपको NCERT पढ़ाई 11th क्लास की, आप इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक उसमें दिया है कि किसकी सबसे लंबी जो है बॉर्डर मिलती है इंडिया से, है ना? ऐसे सेम ऑप्शन उन्होंने MPPS में पूछ लिया। या जैसे लास्ट वाला अगर आप पेपर देखोगे, और इस वाली NCERT जो 11th क्लास की ज्योग्राफी की, तो उसके अंदर वो शत्रुनिजी और डांडर और वो जो पूछा था, वो एक ही पैराग्राफ से उन्होंने सेम ऑप्शन उठा के, मोलेसिस बेसिन सेम, तो इसलिए अपन उससे क्या फिर प्रिडिक्ट करते हैं कि ये वाले सोर्स हमको यूज़ करना चाहिए, है ना? 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 80 पेज पढ़ के, तो आप ऑब्वियस वहीं जाओगे, है ना? तो हम ट्रेंड्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ते हैं हम ट्रेंड्स? ट्रेंड्स इसलिए देखते हैं हम कि हमारे फ्यूचर आगे क्या हमको कदम बढ़ाने हैं, उसको देखने के लिए। तो हमको 3 जगह इन्होंने बोला है कि आप एग्रीकल्चर में देखो, इंडस्ट्री में देखो, और सर्विस में देखो। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? इसमें हम एक तो देखेंगे ग्रोथ उसकी किस टाइप से हो रही है ना? ग्रोथ कैसी हो रही है, उसके बाद में उस ग्रोथ में क्या चैलेंजेस है, वो ग्रोथ भी क्या खुद चैलेंज जो है हमारे सामने रख रही है। जैसे हम जब पढ़ते हैं वो जो हमारी फर्स्ट वो हुआ है, क्या बोलते, ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना?
तो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन इसने क्या किया, हमारी जो नीड थी किसकी, जो हमारे फूड ग्रेन्स की, उसको फुलफिल कर दिया। ठीक, अब इसने एक ट्रेंड सेट किया फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन ने, वो ट्रेंड अभी तक चल रहा है, पर उस ट्रेंड ने हमारे सामने कुछ चैलेंजेस दिए, जैसे हमारी मिट्टी की जो है गुणवत्ता उसने ख़राब कर दी, है ना। हमारे यहाँ पे जो फसलें हैं उसमें डाइवर्सिफाई नहीं हो पा रहा है, वो उसमें हमने कुछ चीज़ें करी थी, जैसे एमएसपी लेके आए थे हम, तो अब वो एमएसपी में ये हो गया कि वो एमएसपी हमारे ही ऊपर भारी पड़ रही है। अब एक तो पेमेंट में, दूसरा किसान जो है वही उलझ के रह गया है गेहूँ चावल में। तो वो ट्रेंड्स जो हमारे चल रहे हैं, वो ट्रेंड्स हम इसलिए पढ़ते हैं कि अच्छा ये सब चल रहा है हमारे यहाँ पे, इस कारण से ये गड़बड़ हो रही है, हमको ये रास्ते अपनाने चाहिए। तो हमारे फ्यूचर्स डिसाइड करने के लिए भी हम जो हमको हमको फ्यूचर में क्या जो है स्टेप्स लेने चाहिए, उसके लिए हम ट्रेंड्स पढ़ते हैं। ठीक, तो इकोनॉमिक ट्रेंड जो पढ़ने का कारण है वो ये है, और इसी से हमको क्वेश्चन भी बनेंगे फिर, कि जैसे कि ये है कि हमने ट्रेंड पढ़ा कि हमारे यहाँ पे बारिश के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हमने ट्रेंड पढ़ा कि हमारे यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड फार्मर बहुत ज़्यादा है, तो अभी मार्जिनलाइज्ड फार्मर बहुत ज़्यादा है तो उनकी क्या इनकम कम है। अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है वो देखेंगे, तो वो स्कीम्स चलाती है क्या, कि किसानों को सीधे हम पैसा दे रहे हैं। ठीक है, सीधे, या जो है बारिश कम हो रही है, फसल खराब हो जा रही है नेचुरल कैलेमिटी के कारण, उसको किसान नहीं रोक सकता, तो बीमा करवा दो उनका। ठीक है, बीमा जो करवा रही है सरकार वो पढ़ लो। ठीक है, अगर उनको बेचने में दिक्कत आ रही है, सड़कें नहीं है रास्ते में, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चला दो, है ना। तो ट्रेंड्स हम इस टाइप से, पहले ट्रेंड्स पढ़ो, उसके ट्रेंड्स के जो है एक वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, दूसरा चैलेंजेस से क्वेश्चन बनेगा, तीसरा बनेगा उसके जो हमने उपाय अपनाए हैं कि क्या। अब जब आप मेंस में जाओगे तो फिर आपको जो है ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसके अलावा और क्या करना है। ठीक है, और मतलब वो एक एक्स्ट्रा टॉपिक वहाँ पे आ जाता है, वो प्रीलिम्स में नहीं रहता। तो हम जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स पढ़ेंगे अभी, जो पढ़ेंगे जैसे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, उसमें तीनों में, तो जैसे आप देखेंगे कि इंडस्ट्री में इंटरनेट ऑफ थिंग्स आने लगा है, रोबोटिक्स आने लगा है ना। तो वो जो है नया ट्रेंड है, फिर उस नए ट्रेंड के लिए क्या कर रहे हैं हम। फिर जब हम उसमें जाएंगे सर्विस सेक्टर में, तो उसमें एआई आ गया है, तो वो बहुत सारी जॉब खा रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो इस टाइप से हम तीनों सेक्टर्स में जो है उसके पहले ग्रोथ पढ़ेंगे, फिर उसमें चैलेंजेस जो आ रहे हैं वो, फिर सरकार क्या उसमें कदम उठा रही है वो, फिर वहाँ पे हमारा जो है टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये और पढ़ना भी ऐसे ही है इसको। और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं जो लास्ट वाला है, जो सरकार उपाय अपना रही है उससे, है ना, या तो फिर ग्रोथ से। चैलेंजेस जो है वो आपको केवल समझने का वो करते हैं कि हमको पढ़ना कैसे कैसे है, क्या क्या है। ठीक, तो इसमें हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ट्रेंड्स को, तो एक तो ये कि जो अभी हमारी क्या प्रेजेंट सिचुएशन है वो देखने के लिए। ठीक है, और प्रेजेंट सिचुएशन के साथ में अभी क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन ये चल रही है जैसे कि एक पंजाब में चलता है कि जो फर्टिलाइज़र है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा वो करते हैं, जो कीटनाशक है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके कारण कैंसर हो रहा है। तो अब नया एक ऑप्शन हमारे पास आया कि ड्रोन के थ्रू कर दो। तो ड्रोन के थ्रू करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उनको वो भी करना पड़ेगा, एक तो ड्रोन देना पड़ेगा, दूसरा जो है उसको उड़ाने की तकनीक समझानी पड़ेगी कि उड़ाएं कैसे। तो वो फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जाएंगे, है ना। और इसके अलावा जो है हमको कहाँ पे स्पेंडिंग करनी है, हमारा पैसा कहाँ जाए। ठीक है, वो भी हमको पता चलता है जब हम ट्रेंड्स पढ़ते हैं इसमें। और जो फ्यूचर में कोई दिक्कत आने वाली है, जैसे हमको जो है एक ट्रेंड हमने पढ़ा कि जिस भी साल अल नीनो आता है उस साल ये होता है कि बारिश, ठंड ज़्यादा लंबी खिंच जाती है ना, और बारिश कम होती है, बारिश जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में होती है। तो हमको ये पहले से पता रहता है, तो हम क्या फ्यूचर का पहले से तैयारी करके रखते हैं। तो इस सब के कारण हम जो है ट्रेंड्स पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी जो है उसका जो बड़ा, उसमें हम जो है कुछ फैक्ट्स है वो लिख लेते हैं, है ना, जो आ सकते हैं। एक तो ये है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, और परचेसिंग पावर पैरिटी में 3rd नंबर पे है। परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है, क्रय शक्ति समता हिंदी में उसको बोलते हैं, परचेसिंग पावर। कितने वैल्यू में कितना गुड्स आ सकता है। हाँ हाँ, तो कैसे, मतलब आप अगर कंपेयर करके देखें तो सपोज पहले 500 रुपीज में अगर एक बास्केट ऑफ फ्रूट्स आ रहा था, हम्म, तो अगर उसी 500 रुपीज में अगर 1.5 बास्केट ऑफ फ्रूट्स आ जाएगा तो परचेसिंग
ये क्या है, जैसे परचेसिंग पावर पैरिटी और ये सब, जब हम इकोनॉमी का ये करते हैं ना कि हम देख रहे हैं कि हम कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे, तो इसका मतलब है हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो इकोनॉमी के बीच में, है ना। तो कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, हम यूएसए के साथ कंपेयर करें, हम इन सब के साथ जब कंपेयर करते हैं तो यूएसए में हम $100 लेके जो जा रहे हैं और इंडिया में $100 लेके जो जा रहे हैं, है ना, तो उसमें कितना ज़्यादा सामान हमारे पास आ जा रहा है ना। यूएसए में जाएंगे कम आएगा, इंडिया में जाएंगे आपके पास ज़्यादा आ जाएगा, सस्ता है इंडिया में, तो हमारे यहाँ पे कम पैसे में हम ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं, इसलिए हमारी इकोनॉमी जो है वो थर्ड नंबर पे है, मतलब फिफ्थ नंबर पे हमारी जीडीपी के अकॉर्डिंग है। पर जब हम ऊपर जाते हैं तो मतलब उसके हिसाब से देखते हैं, परचेसिंग पावर के हिसाब से, तो हम कम पैसा कमा के ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं इंडिया के अंदर, तो इसलिए हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है किसमें, परचेसिंग पावर पैरिटी में। इसके अलावा जो अपना 2023-24 वाला जो है, उसका अभी 7.3% जो है इन्होंने कहा है कि ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड है। ये अभी फाइनल जो है वो इसमें बजट में इन्होंने शायद अभी थोड़े दिन में आए फाइनल जो भी होगा, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म ही हुआ है, तो अभी एस्टिमेटेड ही बताते हैं। 7.3% है, ये गवर्नमेंट का डेटा है, तो अपन इस पर रिलाई कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसमें कर दें। अब इसमें जो है 54.6% सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जीवीए ग्रोस वैल्यू एडिशन में सबसे ज़्यादा किसका, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, कितना, 54.6%। 50 GVA ग्रोस वैल्यू एडिशन क्या होता है? ग्रोस वैल्यू एडिशन ये होता है कि जैसे आपने जो है गेहूं उगाया, है ना, गेहूं उगाने के बाद में आप उसको क्या मशीन से क्लीन किया, तो वो गेहूं जो आपका वहाँ से निकला था ना खेत से, उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब वो मशीन से जो साफ़ किया उसके कारण बढ़ी। अभी ये किया आपने कि वो जो मशीन से साफ़ करके गेहूं को फिर उसका आटा बना दिया और बढ़िया पैकेजिंग कर दी, उसकी मार्केटिंग कर दी, ठीक है। तो वो जो चीज़ वहाँ पे 50 रुपये की निकली थी, वो आप तक आते आते 150 की हो गई, तो वो 100 रुपये जो हुआ ना, वो वैल्यू एडिशन हुआ उसके अंदर, ठीक है। तो ग्रोस वैल्यू एडिशन में कितना, 54.6% कौन करता है, आपका सर्विस सेक्टर हाईएस्ट। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आपका है प्राइमरी सेक्टर, जो जिसमें एग्रीकल्चर और ये सब आ जाते हैं, ये करता है आपका 18%। और तीसरे नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग है 7.7%। ये इकोनॉमिक्स जो अभी इन्होंने रिव्यू रिपोर्ट जो निकाली है उसका डेटा है, तो हम इसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, हमें को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि हाईएस्ट जो है वो वैल्यू एडिशन कौन करता है, सर्विस सेक्टर, जिसमें टूरिज्म भी आता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन आता है आपका, है ना। इसके अलावा आपको आप जो सॉफ्टवेयर आपके बनाते हैं दुनिया के लिए वो आता है ना। तो ये सारी चीज़ें, प्राइमरी सेक्टर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर करता है 18%, और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो तीसरे नंबर पे ये करता है 17.7%। ठीक, अभी इसमें हम शुरुआत किससे करेंगे, एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर में हमारा जो रिसेंट ट्रेंड्स है कौन कौन से, आप कुछ बताएं। एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी क्या चल रहा है फिलहाल, हाईएस्ट हम क्या जो है वो करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका करते हैं, फूड ग्रेन्स का करते हैं, चावल का करते हैं, है ना, चावल का, गेहूं का, ये हाईएस्ट है। तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, है ना, चाइना के बाद में, इसमें किसमें, फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में। इसके अलावा और किसमें, फ्रूट्स, वेजिटेबल, चाय, फार्म्ड फिश, मतलब जो फिश का हम फार्मिंग करते हैं ना, फिश फार्मिंग, हम मछली पालन वाला जो है फार्म्ड फिश, गन्ना और शक्कर, शुगर केन और शुगर, गेहूं, चावल, कपास, कॉटन, इन सब में हम क्या, सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। और सबसे ज़्यादा दूध, मिल्क,
दालें, पल्सेस और मसाले, स्पाइसेस, इसमें हम हाईएस्ट है वर्ल्ड में। ठीक है, पहले नंबर पे। हम किस में पहले नंबर पे? दूध में, दालों में, पल्सेस में और मसालों में। और सेकंड लार्जेस्ट है हम किस में? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, चाय, फार्म्ड फिश, शुगर केन और शुगर, गेहूं, चावल और कपास, कॉटन, इन सब में हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक, अब लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट तो हम हो गए, हमारे पास बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन हो गया है, सब कुछ हो गया है हमारे पास, है ना। अभी हम तो बहुत सारा सड़ भी जाता है आजकल, तो हमारा ये स्थिति हो गई। सेकंड लार्जेस्ट, हाँ, फर्स्ट नहीं पता है। कॉटन में फर्स्ट मेरे हिसाब से चाइना ही होगा। चाइना ने लगभग सब पे ही, सब में ही जो है हाईएस्ट में पहुंच, है ना। तो क्या कह रहा था, हाँ, चाइना ही है ना। अभी इसमें एक तो ये वाला जो हम अभी जो है फूड ग्रेन्स और ये सब हमारे चल रहे हैं, इसके अलावा और क्या ट्रेंड चल रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर? हमने ये तो हमारी ग्रोथ हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं कि इस ग्रोथ के अलावा हमारे क्या चल रहा है। तो एक तो हमारे यहाँ पे क्या है, मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स ज़्यादा है ना। मार्जिनलाइज्ड फार्मर मतलब जिनके खेत जो है वो किससे, कितने, 1 हेक्टेयर से कम के हैं, है ना, छोटे छोटे खेत, है ना। अब छोटे छोटे खेत से क्या होता है उनको दिक्कत? उनको ये दिक्कत होती है, एक तो उनकी आय बहुत कम होती है उससे, है ना। दूसरा ये होता है कि जैसे मशीन है, उसके थ्रू ज़्यादातर काम हो रहे हैं आजकल, ट्रैक्टर के थ्रू हो रहे हैं, इन सब के थ्रू हो रहे हैं। बीज जो है वो महंगे हैं, है ना। आपको ये सारी चीज़ें आपको फिर बेचने जाना है तो कम निकल रहा है, अब आपकी बेचने की भी लागत बढ़ जाएगी जब आप लेके जाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें उसमें होती है। तो एक मार्जिनलाइज फार्मर्स हमारे यहाँ ज़्यादा है। दूसरा क्या है ट्रेंड, कि हम किस पे डिपेंडेंट है? बारिश पे, है ना। तो डिपेंडेंसी ऑन, हम हमारी डिपेंडेंसी है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक हम हमारे यहाँ का किसान जो है वो सिंचाई नहीं कर पाएगा, खासकर बारिश के मौसम में। तो हम कुछ कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी दिक्कत है। हमारे यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है एक बड़े एरिया में, है ना, जहाँ पे बारिश भी कम होती है, कमी होती है, अगर हो भी तो कम होगी, है ना। और इसके बाद में और क्या है, हमारे यहाँ पे जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी लगातार गिर रही है। क्यों गिर रही है? क्योंकि हमने जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो उल्टे सीधे, तो उसमें जो क्वालिटी कम हो रही है इसकी मिट्टी की, है ना, उसमें एक तो फर्टिलाइज़र आपका, इसके अलावा जो यहाँ पे हम डिपेंडेंसी ऑन रेन की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे जैसे पंजाब में और यहाँ पे क्या है, पंजाब में और यहाँ पे तो उनके पास सारी चीज़ें हो गई इरिगेशन की, लेकिन वो क्या एक अनियंत्रित कर रहे हैं सिंचाई, मतलब जितनी नहीं चाहिए उससे ज़्यादा। उसके कारण क्या होता है, सैलिनिटी बढ़ जाती है उसकी, तो क्वालिटी इस टाइप से ख़राब हो जाती है। तो इरिगेशन का गलत टाइप से इरिगेशन, है ना। और क्या है, मिट्टी वैसे भी खराब है, कैसे, वहाँ की खराब हो रही है, जैसे राजस्थान के वहाँ पे, या चंबल का जो बीहड़ है वहाँ पे आप देखेंगे तो वो क्या फैल रहा है। राजस्थान का जो डेजर्ट है, डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है हमारे यहाँ पे, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, तो डेजर्टिफिकेशन भी जो है इसको बढ़ा रहा है। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि हम देख रहे हैं, ये सब सरकार देख रही है। इन सब के आपको जो है उन्होंने रास्ते भी निकालने की कोशिश की है कुछ न कुछ। अभी इसके बाद में क्या है, और क्या दिक्कत है हमारे यहाँ पे, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, उसके कारण भी मिट्टी की जो है क्या वो ख़राब होती है क्वालिटी। क्या आप जो है लगातार एक ही फसल अगर वहाँ पे उगा रहे हैं तो फिर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं मिट्टी के अंदर, है ना। तो इसमें और क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो इस कारण से। इसके बाद में क्या, हमने जैसे गेहूं चावल ये सब उगा लिया, ये खा भी लिया, है ना,
तो ये अलग है इससे। लेकिन ये जो है पूछा जा सकता है, वो एक न्यूट्रिएंट वाला जो चैप्टर है, वो है टॉपिक आपके इसमें, उसमें जो है पूछा जा सकता है कि अगर मान लो पूछ ले वो कि हिडन हंगर क्या होता है ना। तो अगर ऐसा ऑप्शन में 3-4 वो दे दे तो आप समझते हैं हिडन हंगर मतलब जैसे आप खाना पूरा खा रहे हैं लेकिन फिर भी आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है। ठीक, आपको भूख नहीं लग रही है लेकिन आपका शरीर भूखा है उनका, आपके अंदर विटामिन B12 कम है। हमारे यहाँ पे मैक्सिमम लोग हैं जिनके अंदर विटामिन B12 कम है ना। हमारे यहाँ पे विटामिन की कमी है, प्रोटीन जो है उसकी कमी है, प्रॉपर डाइट किसी की पूरी नहीं हो पा रही है, खाना वो पेट भर के खा रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, हिडन हंगर, कि आपके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जब कम हो, है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो आपके अंदर, जैसे विटामिन हो गए, ठीक है, तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं, हिडन हंगर। तो वो हिडन हंगर जो है वो क्या, हमारे जैसे गेहूं चावल या एक जैसी सब्जी, आप आलू खा रहे हैं है ना डेली, या मेस पे खाने वाले जैसे हैं, तो उनके साथ में तो ये है कि वो या तो आलू खा रहे हैं या पानी वाली दाल खा रहे हैं, या तो फिर रोटी भी जो खा रहे हैं वो पता नहीं आटे की है भी कि नहीं, उनको भी नहीं पता है, जो बनाने वाले हैं उनको भी, है ना। ये एक ये सीरियस बात है कि जैसे यहाँ पे वो सेव मिलती है, वो 120 रुपए की किलो वो बेचते हैं, है ना, बाजार में एक पैकेट आता है, और दाल का भाव है वो। तो अगर दाल 120 रुपए किलो है, तो वो उसको तल के उसको सारा मसाला वसाला डाल के फिर भी आपको 120 रुपए किलो। कभी कभी दाल महंगी भी हो जाती पर उनकी सेव महंगी नहीं होती। तो अब उसके अंदर क्या है, वो फूड सेफ्टी वालों को देखना चाहिए, पर अब कुछ ना कुछ होगा। अब ये गणित उनसे पूछना पड़ेगा, मतलब जाके वो प्रधानमंत्री जी पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्या, कौन सी लाइन बनाई है कि जिससे आपको बढ़ता ही नहीं आपका भाव, दाल हमने इतनी महंगी कर दी, आप नहीं बढ़ा पा रहे। तो वो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, हिडन हंगर, उसके कारण हमने क्या किया कि जैसे ये फूड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है ना, ये यहीं पे दिक्कत है। जैसे पहले क्या, पुराने ज़माने में लोग थे तो वो सब तरह की सब्जी खाते थे, दाल खाते थे, अनाज खाते थे, मोटे अनाज खाते थे, जैसे बाजरा है, कोदो कुटकी है, ज्वार है, टाइम पे। जैसे जब अभी रबी का जाएगा, गेहूं आएगा, गेहूं सस्ता है तो वो खाएंगे। फिर उसके बाद में जब ये गेहूं का सीजन चला जाएगा, गेहूं महंगा हो जाएगा, तो वो फिर उस टाइम पे वो खाते थे बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सब। तो उनको ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये मिल जाते थे उनको, है ना। पर अभी क्या दिक्कत हो रही है कि ये हम केवल गेहूं की रोटी खा रहे हैं सारा साल, तो हमारे अंदर तो वो न्यूट्रिएंट वाले चैप्टर में आपका ये हिडन हंगर वाला क्वेश्चन जो है कभी भी पूछा जा सकता है। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है आपका आंसर रहेगा कि उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी। तो एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इसके अलावा और क्या जो हम बेचते हैं, है ना, ये सब हमने वो कर लिया। मतलब ये सारी तो है ही, हमने उगा भी ली फसल, ठीक है। उसके बाद जब हम बेचने गए, तो जब बेचने गए तो उसमें APMC जो है आपकी मंडी, या तो वहाँ दिक्कत आती है या वहाँ पहुँचाने में भी दिक्कत आती है। तो आपका जो विपणन है, जो क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसपोर्टेशन में एक तो, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन में, इसके अलावा इस स्टोरेज में, इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारा कुछ आ जाता है ना। कि आपने फसल तो काट ली, उसको काटने के बाद में आपको बेचना है, लेके जाना है, उसको बचा के रखना है, उसको क्या करना है, कहाँ पे बेचना है, इस जगह भाव ज़्यादा मिलेंगे, उस जगह कम मिलेंगे, ये सब चीज़ें आपको पता हो, अगर मतलब किसानों को अगर पता हो, तो वो अपने उसका जो है अच्छा खासा दाम कमा सकते हैं। पर अभी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, तो हमारे यहाँ पे इन सब में भी दिक्कत आ रही है। तो ये भी अपने आप में एक ट्रेंड है, ठीक, क्या कि किसान को उगाते ही काटते ही बेचना पड़ता है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है कि वो उसको बचा के भी रख पाए कि यार अभी भाव ठीक नहीं मिल रहे तो मैं फिर बाद में बेच दूंगा इसको, ठीक। तो ये वाली भी हमारे इसमें, तो ये सारे जो है हमारे इसमें एक पैटर्न नज़र आता है हमारे एग्रीकल्चर को जो पीछे करके रखा है। इसके अलावा एक पैटर्न और है, क्या वो है कि उसके अंदर जो काम कर रहे हैं लोग वो ज़रूरत से ज़्यादा है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। तो वो क्या है कि जैसे एक आदमी का, 2 आदमी का काम है, लेकिन वहाँ पे लगे हुए 4-5 लोग, ठीक। वो सुबह एक भेज रहा है, वो मतलब आपस में काम भी ऐसे ही बांट लेते हैं कि सुबह तू जा, शाम को मैं जाता हूँ, फिर दूसरे दिन हम क्या करेंगे। तो वो फिर उन्होंने कहा शाम को ताश पत्ती खेलने से अच्छा है क्या कि तू मनरेगा के गड्ढे खोद, ठीक।
तो ये इस टाइप से जो है सरकार देती है ऑप्शन, सबको दे रही है, वो पकड़ रही है ये सारी चीज़ें। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर का एक ट्रेंड है कि वहाँ पे हाँ छिपी हुई बेरोजगारी है ना। तो वो भी एक हमारे इसका ट्रेंड है कि उसको जो है वो लगातार अब उससे जो है हम निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं, जब तक निकलेंगे तब तक। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा और क्या ट्रेंड आपको नज़र आते हैं? हाँ ये तो मतलब वो प्रोडक्शन को छोड़ के बाकी तो सब नेगेटिव ही जा रहा है। ये नेगेटिव हम देख रहे हैं, हम नेगेटिव ही देख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव से ही बन रहा है, क्योंकि चैलेंजेस में नहीं आ जाता। हाँ ये चैलेंजेस ही है ना। चैलेंजेस से ही क्वेश्चन बनता है, या तो आपका बनेगा कि आप जो है कहाँ पे प्रोडक्शन आपने बहुत हाई कर लिया है ना, या तो ये बनेगा कि जो है कहाँ पे चैलेंजेस है आपके, या ये बनेगा कि इन चैलेंजेस को हम फेस करने के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक, अभी इसमें यह है कि एक क्वेश्चन जैसे अब जब हम एमपी में आएंगे तो एमपी को कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है? ठीक है, 7 बार। ठीक, तो वो क्वेश्चन है कि वो अब वो पॉजिटिव है, तो वो जब अपन एमपी में आएंगे तब पढ़ेंगे। और पॉजिटिव्स ज़्यादा देखना हमारे लिए तो वो है ही नहीं, मतलब हमको तो पॉजिटिव्स देखने के लिए कहते ही नहीं है, वो कहते हैं नेगेटिव्स देखो, चैलेंजेस देखो, उसका रास्ता निकालो। हमारे वहाँ जाके भी आपको यही करना है, चैलेंज रोज नए चैलेंज है, तो वो यही तैयारी करवा रहे हैं हमारी, तो हमको देखना ही यही है। तो ये सारा हमारे साथ चल रहा है। तो अब इसको इससे निपटने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं? ठीक, तो सबसे पहले जो मार्जिनलाइज्ड फार्मर हमारे यहाँ है ना, तो मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स के लिए हमने जो है पहले एक रास्ता निकाला था, जो एक 3 जो है वो कृषि वो आए थे कानून, है ना। तो वो वाला एक रास्ता था कि जिसमें जो है हमने फार्म को वो कर दिया था कि फार्म्स बना सकते हो आप। शुरुआत में एक हमने तरीका निकाला, पहले क्या सहकारी कृषि उसको बोलते हैं, है ना, कोऑपरेटिव फार्मिंग। लेकिन वो हमारे यहाँ पे क्या ट्रस्ट डेफिशिएट का इशू है, मतलब आपस में भाई भाई आपस में ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या पूरा वो कैसे करेगा गांव, तो वो चल नहीं पाया। उसके बाद अभी सोचा था इन्होंने कि प्राइवेट सेक्टर के थ्रू फार्म्स डेवलप करें, ताकि ये मार्जिनलाइज जो कम से कम फार्मर्स की नहीं तो उस ज़मीन की तो दिक्कत खत्म हो, क्योंकि आधी ज़मीन तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। जैसे आपने ये बनाया उसमें मेड़ मेड़ में जो है बहुत सारी ज़मीन आपकी ख़त्म हो गई, है ना। तो अब वो मेड़ मेड़ में बहुत सारी ज़मीन खत्म हो गई, तो अब वो क्या होगा, अगर फार्म होंगे तो वो सब खत्म हो जाएगा, वो मेड़ें टूट जाएगी, एक्स्ट्रा जो है आपको प्रोडक्शन मिलेगा। इसके बाद में ये है कि किसी के पास बहुत बड़ा कुआं है, कोई जो है परेशान है कि यार अब क्या करूं, मेरे पास वो ही नहीं है, किसी के पास मोटर है, किसी के पास नहीं है। तो अगर सब एक फार्म होगा तो उस फार्म में सारी वो प्राइवेट कंपनी करेगी सारी, और पैसा दे देगी आपको, ऐसा कुछ। तो माइजलाइज फार्मिंग का एक वो रास्ता निकाला था, लेकिन वो हमारे यहाँ पे हो नहीं पाया, मतलब किसान जो है वो खुद ही अड़ गए कि हमको नहीं करना है। तो एक तो वो, तो अब इन्होंने कहा कि यार चलो अब दिक्कत तो फिर भी है, तो क्या करना चाहिए, तो वो फिर उसके लिए उनको फिर पैसा वैसा देना शुरू कर दिया हमने, कि पैसा तो क्या नाम है उसका, जो किसान सम्मान निधि है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र 6,000 रुपये देते हैं हम हर साल, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा 4,000 रुपये एमपी की सीएम किसान सम क्या नाम है उसका, सीएम किसान सम्मान निधि की, हाँ सीएम किसान सम्मान निधि। कब शुरू हुई थी ये? 2019 में। पीएम वाली। हाँ पीएम वाली 2019 में शुरू हुई थी। वो 6,000 देते हैं। और हमारे सीएम जो है ये किसान कल्याण योजना है, वो जो एमपी की है वो है किसान कल्याण योजना, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो किसान सम्मान निधि। तो किसान कल्याण में हम 4 देते हैं, तो ऐसे करके 10,000 रुपये हो जाते हैं किसान के पास में। ठीक, तो कल्याण योजना कब से स्टार्ट हुई? ये अभी 2019 से स्टार्ट हुई। किसान देखना एक बार, किसान कल्याण, इसमें किसान सम्मान निधि 2019 में हुई है, किसान कल्याण योजना 1 साल बाद हुई है उसके शायद। तो एक तो ये हो गई आपकी, है ना। इसके बाद ये 2020 को आई है। हाँ 1 साल बाद 2020 में शुरू हुई। तो एक तो ये कर रहे हैं, दूसरा हमने एक केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत पुराना हो गया वो, है ना। किसान क्रेडिट केसीसी वो देते हैं कि वो बहुत मतलब अब तो पीछे चला गया है वो केसीसी, है ना।
उसमें ये है कि आप जो है वो जब भी जाना है आपको, उससे पहले आप जो है वो अपना निकाल लो लोन, उसके थ्रू आप फसल वो खरीद लो, बीज खरीद लो, सब खरीद लो और अपना काम कर लो। तो वो सारी बैंक्स देती है, वो लंबे टाइम से दे रही है केसीसी, है ना। ये जो है एक इम्पोर्टेंट हमने स्कीम चलाई मार्जिनलाइज फार्मर्स को, जो है पहले शुरुआत में इसमें केवल मार्जिनलाइज फार्मर्स ही एलिजिबल थे, लेकिन अब ये सारे किसानों को हमने करवा दिए कि सब किसानों को 6,000 4,000 मिलेंगे। क्या? हाँ, सीमांत सीमांत किसान, हाँ सीमांत कृषक, लघु और सीमांत कृषकों, पहले लघु और सीमांत कृषक तक ही थी ये 6,000 रुपये जो मिलते थे, अब सबको मिलने लगे हैं 6,000 और 4,000 भी। तो 10,000 रुपये महीना जो है वो आता है, महीना नहीं साल का, 10,000 रुपये साल के आते हैं किसान के हाथ में, जो एमपी का है, 6+4 मिला के, है ना। इसके बाद में हम जो देख रहे हैं क्या, रेन पे डिपेंडेंसी। तो रेन पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए हमने क्या, एक तो हम बहुत सारी सिंचाई की योजनाएं बनाते हैं इरिगेशन की और ये सब, तो वो तो आपको क्या ज्योग्राफी में पढ़नी है, जब एमपी ज्योग्राफी आएगी ना तो उसमें कौन सा बांध कहाँ पे बना है ये सब, है ना। इसके अलावा एक पर ड्रॉप मोर टॉप जो है हम चला रहे हैं, जो है हर बूंद जो है अधिक फसल। अब उसमें क्या है, उसमें ये स्प्रिंकलर सिंचाई और टपक सिंचाई जिसको बोलते हैं, ड्रॉप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, वो सारी चीज़ें उसमें होते ही, वो बहुत ज़्यादा जो है उसमें मतलब पढ़ने जैसा कुछ नहीं है ना। इसके बाद में डिपेंडेंसी ऑन रेन ख़त्म करने के लिए दूसरा काम हम क्या कर रहे हैं, जो ये मिलेट ईयर है, हमने 2023 मिलेट्स को जो हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो मिलेट्स को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये कम बारिश भी होगी आपकी, कम सिंचाई में भी ये जो है चल जाती है और अच्छी खासा प्रोडक्शन देती है। तो उसका मिलेट्स का जो है वो बहुत ज़्यादा वो हर डायमेंशन में हमको फ़ायदा दे रही, हमारी ईडन लंगर ख़त्म कर रही है ना, हमारे यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, कम बारिश है तो उसमें भी वो उग जा रही है ना, सारी चीज़ें है। तो वो क्या अल्टीमेटली उसको हम फिर हमने सोचा कि यार मिलेट्स को अब हम बढ़ावा दें, तो 2023 को हमने मिलेट ईयर भी मनाया था। एमपी में जो है सबसे ज़्यादा जिस पे ध्यान दे रहे हैं वो क्या नाम है उसका, कोदो कुटकी, है ना। उसको बहुत सारे जिलों का जो है एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी शामिल किया है। मंडला इसका जो है प्रोड्यूसर है हाईएस्ट, है ना। जो हमारी जनजातियां हैं वो कोदो कुटकी का यूज़ करती है सुबह के खाने में, पेज वेज जो है उनका उसमें यूज़ करती है। तो कोदो कुटकी एमपी सबसे ज़्यादा कोदो कुटकी पे ध्यान दे रहा है, मंडला उसका हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक, इसके बाद में अगला जो है हमारा ये क्या, फर्टिलाइज़र इरिगेशन, ये जो ज़्यादा इरिगेशन हम कर रहे हैं, ये फर्टिलाइज़र का जो एक्स्ट्रा यूज़ है इसके लिए हमने क्या किया है, पारंपरिक कृषि वाला नहीं जैविक खेती जैविक खेती वाला, लेकिन देखो जैविक खेती के साथ क्या दिक्कत हो रही है, हमने जैविक पहले जो है उसको बढ़ाया, मतलब शुरुआत में हमने शुरू किया था कि जैविक खेती हम बढ़ाएं, है ना। बाद में आजकल आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा जो है जैविक खेती पे ध्यान नहीं दे रहे। उसका रीज़न क्या है कि प्रोडक्शन घट जाता है ना। तो प्रोडक्शन घट जाता है, तो इसके बजाय इन्होंने क्या किया फिर, जब मोदी जी आए थे 2014-15 में, तो उन्होंने आते ही अपनी एक अच्छी स्कीम सोइल हेल्थ कार्ड, इसके 2015 में इन्होंने सोइल हेल्थ कार्ड से क्या होगा आपका, क्या आपको पता चल जाता है कि कितना जो है इसमें हमको, एक तो आपकी सोइल है उसको, उसकी हेल्थ कैसी है, उसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स कम है, आपको फर्टिलाइज़र डालना है तो कौन सा डालना है ना। ये सब चीज़ें आपको पता चल जाती है किससे, सोइल हेल्थ कार्ड से। 2015 में शुरू की थी ये, है ना, मोदी जी की आने के बाद में ही, थोड़े दिन बाद ही इन्होंने सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम शुरू की थी। तो ये जो फर्टिलाइज़र का जो एक्स्ट्रा यूज, इसके अलावा हम और क्या कर रहे हैं इसको लेके, तो वो जैसे यूरिया है, यूरिया हम देते हैं, तो वो यूरिया में नीम कोटेड यूरिया, है ना। नीम कोटेड यूरिया किसके लिए, कि यूरिया का जो है वो अलग यूज़ नहीं हो। इसके अलावा और क्या कि कम यूज़ हो, उसके लिए क्या लिक्विड नाइट्रोजन, हम लिक्विफाई जो है वो यूरिया यूज़ कर रहे हैं, है ना। उसको लिक्विफाई यूरिया होता है, तो वो जो है कम यूज़ होता है और ज़्यादा अच्छे से पहुँच पाता है। तो हम उस टाइप के तरीके जो है अपना रहे हैं, क्या फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो उसके लिए। ठीक, इरिगेशन को कम करने के लिए वहाँ पे क्या, इरिगेशन जो उसके लिए क्या चल रहा है, तो उसके लिए कोई खास अलग से योजना नहीं है, वो केवल जो है उनको समझाते हैं कि भैया आप बहुत ज़्यादा यूज़ मत करो। लेकिन सैलिनिटी बढ़ गई तो उसको कम करने के लिए क्या, जिप्सम डालते हैं उसके अंदर, जिप्सम डालोगे तो सैलिनिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। ये
कैसे बढ़ जाती है उसमें क्या कौन सा वो जो है फिजिक्स का कौन सा लो? कैपिलरी एक्शन हाँ, कैपिलरी एक्शन के थ्रू। कैपिलरी एक्शन में क्या होता है वो? कैपिलरी एक्शन क्या होता है? ऊपर आती है हम्म, मतलब नीचे की सॉइल जो रहती है ज्यादा पानी की वजह से ऊपर की हो जाती है। हाँ, तो वो कैपिलरी एक्शन इतना ही याद रखना, बाकी उसमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। वो तो ये होता है कि जैसे ऊपर आपका जो है वो एक तो सबसे पहले जम ही जाता है पानी, और अगर मान लो नीचे से ऊपर कैपिलरी एक्शन के थ्रू आया है नमक, तो वो फिर वहीं पे जमा हो जाता है, वो उसको पूरा हार्ड कर देता है सरफेस को, है ना, वो दिक्कत देता है। तो उसके लिए फिर हम जिप्सम यूज़ कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमको याद करनी है। इसके बाद में जो डेजर्टिफिकेशन है, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम? जो आपने अभी एक वो पिछले साल क्वेश्चन आया था ना, एक वो मफलर, ग्रीन मफलर टाइप, है ना, ग्रीन मफलर टाइप क्वेश्चन आया था, तो इस टाइप का क्वेश्चन इधर भी आ सकता है। ग्रीन बेल्ट जो है ये इसमें बनाते हैं किसकी, जो है हम डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए ग्रीन बेल्ट बनाते हैं। वो डेजर्ट्स के आसपास, डेजर्ट के आसपास पेड़ की एक पूरी पट्टी बनाएंगे कि वो आगे नहीं बढ़े, और है ना। तो ये और डेजर्टिफिकेशन इसी के थ्रू, ये ऊपर जो हमने दो चीज़ें देखी, फर्टिलाइज़र और इरिगेशन का जो एक्स्ट्रा यूज़ है, ये भी डेजर्टिफिकेशन को बढ़ा रहा है। तो वो भी हम एक तरह से डेजर्टिफिकेशन को कम करने का ही एक जो है रास्ता है हमारा। इसके बाद में जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम जो है सबसे एक बहुत बड़ा टॉपिक इससे निकल के आता है क्या, जो हमने सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए सोचा है, जो हमारे यहाँ चल रहा है। ठीक, ये सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन आप जो है डिटेल में किस में पढ़ने वाले हैं? ज्योग्राफी में, इसमें डिटेल में है ये सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन। यहाँ पे हम इतना समझ ले बस कि सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन में हम क्या कह रहे हैं, एक पल्सेस और एक ऑयल सीड, ये दो को हमको क्या करना है, बढ़ाना है। इन दो के प्रोडक्शन, ऑयल सीड जो तिलहन है, दलहन और तिलहन, इन दोनों को। इसके अलावा तीसरा इसमें जो कमर्शियल क्रॉप्स जो है, अभी इसमें क्या है, ऑयल सीड का भी एक बड़ा पोर्शन कमर्शियल में आ जाता है। जब आप सोयाबीन देखोगे, सरसों देखोगे, तो इसको कमर्शियल क्रॉप्स में ही गिन लेते हैं, है ना। तो इसलिए जो है ये, इसमें हम चाह रहे हैं क्या, पल्सेस और ऑयल सीड। अब ये कम, एक तो पानी इनको लगता है, दूसरा ये है कि हम इनको इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा अगर हम इसको, और एक्सपोर्ट हमारे यहाँ का हम बढ़ा सकते हैं अगर हम इस पे ध्यान देते हैं तो ये, इसके अलावा हम इसमें और क्या कर रहे हैं, तो ये जो कमर्शियल क्रॉप है, इसके अंदर क्या स्पाइसेस आ जाते हैं। अब एमपी में देखें तो स्पाइसेस में सबसे ज़्यादा क्या, हम अदरक और लहसुन, ये दो हमारे यहाँ पे, और अदरक लहसुन जो है ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाले स्पाइसेस भी है। कहाँ पे, जो हमारी ये जो आसियान कंट्रीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती है अपने खाने में लहसुन और अदरक। जो अदरक लहसुन पेस्ट आप घर पे भी लेके आते होंगे, तो ये क्या होता है, इसका वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक, यहाँ पे दूसरा, वहाँ पे मिडिल ईस्ट में, ये दो जगह पे अदरक अदरक लहसुन हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। एमपी का एक जो है, एमपी में ये लहसुन जो है, ये एक जिला एक उत्पाद किसका है, मंदसौर जिले का है। ठीक, तो ये यहाँ पे जो आपको कमर्शियल क्रॉप है, इसके अंदर स्पाइसेस जो है उस पर ध्यान देना है कि स्पाइसेस जो है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एमपी जो है वो अदरक और लहसुन के स्पाइसेस में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन में है। तो हमको ये, इसका जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन सा है, ये हमको देखना है। तो एक ये हम कर रहे हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या, ग्रीन सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। एक बड़ा टॉपिक आपको उधर मिल जाएगा कि किधर, इसका जो है एक ब्रीफ में मैंने बता दिया कि इसमें हम ये दो चीज़ें, दूसरा जो है जहाँ जहाँ पे, जैसे बिहार जो है अभी रह गया है, एमपी रह गया है, एमपी में थोड़ा बहुत फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का असर भी हुआ, बिहार में तो कुछ नहीं हुआ। तो बिहार, एमपी और जो है ये अपना यूपी है, ये वाला पूरा एरिया जो है, इसको कवर करके हम चाह रहे हैं कि सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन हम चलाएं। इसमें एमपी जो है वो आपको दिखेगा कि एमपी जो है सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन में भी जो है अच्छा खासा रोल अपना निभा रहा है। कैसे, क्योंकि हम ऑयल सीड का जो है हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग वो स्टेट है देश में। सोयाबीन और सरसों ये हम 1/4 उगाते हैं, मतलब 25% के लगभग जो हम सोयाबीन देश का उगाते हैं। ठीक, तो एक बड़ा प्रोडक्शन हमारे यहाँ से जाता है ऑयल सीड का।
तो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एमपी जो है इसमें अच्छा खासा रोल अपना निभा रहा है। ठीक, इसके बाद क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इसमें सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के अलावा और दूसरी क्या चीज़ है, एमएसपी जो है, एमएसपी को हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एमएसपी बढ़ा रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन एमएसपी उन चीज़ों पे भी दे रहे हैं जिन चीज़ों पे पहले नहीं दी जा रही थी। ठीक है, तो एमएसपी वैसे भी ट्रेंडिंग में है ना। तो और एमएसपी का को युक्ति संगत बनाना है, एमएसपी को ऐसा करना कि जिससे कि गेहूं और चावल में जितने जो है लोग कोशिश करते हैं कि ये हमारा बिक जाएगा हम उगाएंगे तो उनको लगे कि हाँ ये भी बिक जाएगा। इसके लिए क्या सरकार भी खरीद रही है अपने से। क्या एमएसपी में 22 क्रॉप से 22 क्रॉप से एमएसपी में। तो इसमें क्या है कि जैसे सरकार खरीद ले, उसके लिए हमने क्या किया है कि ई उपार्जन एक वो चला रहे हैं। ई उपार्जन नाम ही है उसका, ई उपार्जन है ना, ई उपार्जन नाम है। इसमें जो है जो वो है एमएसपी, वो एमएसपी पे हम खरीदेंगे। उसमें हम ऑयल सीड को और इनको भी शामिल किए हुए हैं, तो उसमें इस तरह से हम जो है सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन में सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, अच्छा एमपी भी जो है फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे, इंडिया तो यही है, एमपी भी सेकंड नंबर पे। ठीक, इसके बाद में अगला जो है हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, ये सारा वाला जो सिस्टम है, इन सब के लिए हमने क्या किया है, एक तो जैसे गांव में जैसे उग गई अभी फसल उगी है ना, तो उगने के बाद में अपन ने काटा, फसल को काटा, काटने के बाद में फिर उसको लेके जाना है मंडी आपको, तो आपको रोड चाहिए। अभी पहले तो रोड ही नहीं थे गांव से वहां तक ले जाने के लिए, तो इसलिए जो है 2025 दिसंबर जो हम पढ़ते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो सुशासन दिवस, 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुआ था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शायद पूछी हुई है, उसका ईयर कौन सा है ना, उसका 2010-2011 है मुख्यमंत्री का। अभी इसमें इसके अलावा क्या है, 500 या उससे ज़्यादा जो है वो अगर हो किसी गांव का, जो नॉर्मल गांव है उसमें 500 या उससे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन होगी तो वो एलिजिबल होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए। अगर वो जनजाति या पहाड़ी इलाका है ना, तो उसमें 250 या उससे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन होगी तो वो पीएम ग्रामीण सड़क योजना के अंडर जो है वहाँ पे सड़क बनेगी, पक्की सड़क। ठीक, अगर उससे कम है तो फिर उसमें कौन सा लगेगा, सीएम जो ग्रामीण सड़क योजना है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री 2000 में शुरू हुई थी 25 दिसंबर 2000 को, और जो ये वाली है मुख्यमंत्री वाली, ये 2010-2011 फाइनेंशियल ईयर जो है इसमें शुरू हुई थी। ठीक, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में तो एक ये योजना इंपॉर्टेंट हो गई। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन में तो हम जो है पीडीएस सिस्टम जो पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो जब आप खाद्य सुरक्षा वाला पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएगा आपका पीडीएस सिस्टम। छोटा ही ये टॉपिक, बहुत बड़ा नहीं है। इसके बाद में एक और स्कीम इसमें जो है ये इन्होंने चलाई है, क्या किसान संपदा, वो काय के लिए है, किसान संपदा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है इनने, है ना। ये भी पोस्ट हार्वेस्ट आपकी फसल के लिए एक पीएम किसान संपदा योजना जो है वो भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, इसी के लिए है ना। अभी ये सारी तो कौन सी योजनाएं हो गई जो इससे हमने देखी है ना। इसके बाद में जो अब क्या होता है कि जैसे हमारे किसान जो है नेचुरल कैलेमिटी से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, कभी अभी ओले गिर गए हैं, है ना, कभी बारिश नहीं हुई है, कभी कुछ है ना, तो बड़ी सारी दिक्कतें होती है। तो उसके लिए फिर प्रधानमंत्री हमने कौन सी वो बीमा योजना चलाई, फसल बीमा योजना, है ना। फसल बीमा कहाँ से लेके कहाँ तक, जो पोस्ट हार्वेस्ट, अगर आपने पोस्ट हार्वेस्ट भी अगर काट के रखी हुई और वहाँ पे भी बारिश गिर गई और आपकी फसल खराब हो गई, वहाँ तक के लिए आपको पूरा जो है वो देती है। रबी खरीफ दोनों के लिए इसका अलग अलग प्रीमियम होता है ना। एक के लिए 2%, एक के लिए 2.5% है। वो याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों का अलग अलग है, तो जो है वो पूछना थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि पूछे। 2016 में शुरू की थी ये। एमपी ने इसमें क्या किया है, एमपी ने इसमें एक अच्छा परफॉर्म किया है, और उसके लिए ये है कि एमपी ने एक छोटी स्कीम चलाई थी
मेरी पॉलिसी मेरे हाथ करके, है ना। तो वो इसी का था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ना, इसके लिए जो है सबको पॉलिसी मिल जाए, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ करके एक स्कीम चलाई थी। तो उसके थ्रू हमने सबसे अच्छा परफॉर्म किया इंडिया में, तो ये 2016 में इसको शुरू किया था हमने। तो ये किस में, नॉन प्रिवेंटेबल, अगर नेचुरल कैलेमिटी हो रही है तो उसको रोक, उसमें अगर आपकी फसल खराब हो रही है तो आपको बीमा मिलेगा। इसमें सरकार भी अपनी तरफ से जो है मुआवजा देती है और बीमा कंपनी देती है, तो किसान का जो है थोड़ा बहुत चल जाता है कि अगली फसल तक वो अपना टाइम चला ले। इसके बाद में जो इसके प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक चला रहे हैं, ये किसान मानधन योजना किस लिए चला रहे हैं, पेंशन देते हैं इसमें। मार्जिनलाइज्ड फार्मर जो अभी हमने देखा ना, स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर, उनको पेंशन देते हैं ये। इसके बाद में हमने जो ये है अभी हमने देखा था बेचने वाला सिस्टम, उसके लिए जो है इंटीग्रेशन, पूरा नेशनल मार्केट का इंटीग्रेशन के लिए इन्होंने क्या किया है, ई नाम जो है योजना चलाई है। एपीएमसी जो मंडियां हैं, उन सारी मंडियों को इन्होंने क्या किया, जो उसके ई नाम पोर्टल के थ्रू जोड़ दिया, कि जैसे जो इंदौर में बेचने के लिए आया है उसको पता हो कि यार इंदौर में ये भाव मिल रहा है, बेंगलोर में ये भाव मिल रहा है, मैं अगर यहाँ से बेंगलोर पहुँचाता हूँ तो मेरे को इतने का फ़ायदा हो जाएगा, तो मैं तो बेंगलोर में बेच देता हूँ, इंदौर छोड़ देता हूँ, है ना। तो इसलिए ई नाम इन्होंने पोर्टल बनाया, इसके लिए डिजिटल इंक्लूजन हो इसका, इसमें सारी एपीएमसी का इंटीग्रेशन कर दिया इन्होंने। इसके अलावा क्या है, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो है उसके लिए 1 जनवरी 2023-24 तक तो चला है, कौन सा, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें जो है 80 करोड़ लोगों को इन्होंने बताया कि हमने पैसा दिया। दूसरी तरफ इन्होंने बोला है कि अब 13% ही गरीब रह गए इंडिया में, मतलब 13, एक तरफ आप जो है खाने को दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को गेहूँ चावल, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि अब 13% ही गरीब है। तो कॉन्ट्राडिक्शन है फैक्ट में, पर हमको याद रखने हैं, है ना। इसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने पीएम किसान संपदा योजना चलाई है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ये सारा पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है, ठीक। इसके अलावा ड्रोन का यूज़ करने के लिए, है ना, 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस की कहा है फंड, है ना। ऐसे ड्रोन का यूज़ को बढ़ाने के लिए इन्होंने 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं अभी। अगर आपको ड्रोन चलाना आता है, ड्रोन पायलट का लाइसेंस है आपके पास में, आप ड्रोन पायलट का लाइसेंस अगर आपके पास में, तो आप जाओ सरकार के पास में, उनसे बोलो कि हम ऐसे ऐसे करके एक सर्विस देना चाह रहे हैं कि ये जो है किसानों को छिड़काव करेंगे, तो वो जो है आपको 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस दे के ड्रोन दे देंगे कि जाओ भैया छिड़को, पर उससे पहले आपको ट्रेनिंग जरूरी है ना। इसके बाद जो हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो है कुछ योजना चला रहे हैं, एक कॉलेज भी बनाया हॉर्टिकल्चर कॉलेज, है ना। कहाँ पे, एमपी में एक अकेला है हॉर्टिकल्चर कॉलेज, जो एमपी में अकेला नहीं, वो मंदसौर में है वो, है ना। अब इसके बाद में हम एमपी के कुछ फैक्टर इसमें लिख लेते हैं ना। एमपी एक तो आपको पता है कि लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट है ना। ये ट्रेंड्स है, हमारे यहाँ पे ट्रेंड्स लिखना है हमको, कि एक तो जो है फूड ग्रेन में सेकंड लार्जेस्ट है, ऑयलसीड और सेरेल्स में हम पहले नंबर पे हैं, है ना। ऑयलसीड हम 1/4 लगभग उगाते हैं, जो हाँ 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 हमारे यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर है उसका जीवीए में कंट्रीब्यूशन है। प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा आपका जो दूध, आपका मतलब पशुपालन भी आ जाता है आपका, और एग्रीकल्चर भी आ जाता है। इसके अलावा और भी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आती है, आपको याद रखनी है सारी कौन कौन सी, है ना। वो सारी चीज़ें जो सपोर्ट करती है सेकेंडरी सेक्टर को, वो सारी प्राइमरी सेक्टर में आती है। अगर आप जो है वो निकाल रहे हैं कहीं से, जो है मतलब खनन कर रहे हैं कहीं से, जो है कोयला निकाल रहे हैं, वो भी प्राइमरी सेक्टर में आएगा आपका, वो सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है ना।
तो ये प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 36.32%, एमपी में 36.32%। 7 बार हमको कृषि कर्मण मिला है, लास्ट 2021 में मिला था, है ना। अभी हमारा जो ये प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ रेट है वो है 5.24%, प्राइमरी सेक्टर की। एमपी ये एमपी का ही लिख रहे हैं अभी 5.24%। और इसमें जो है जो लाइव स्टॉक है उनका जो वो है योगदान वो लगभग 6% है, 5.93%, है ना। प्राइमरी सेक्टर में हुआ 5.24% क्या है ये हमने क्या कहा, ग्रोथ रेट। इसमें जो इसका कंट्रीब्यूशन है लाइव स्टॉक का वो 5.93%, 6% के लगभग ग्रोथ में पूरे जीवीए में, है ना। इसमें इसके अलावा जो हम आप सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं वो किस पे, जो बाकी सब तो हमारा चल ही रहा है, जो आगे बढ़ रही है चीज़ें वो ठीक है। अब नया जो ट्रेंड हम सेट करना चाह रहे हैं वो किस में, ये मिलेट में सेट करना चाह रहे हैं। और मिलेट में हमारे पास जो क्या है, कोदो कुटकी ऐसा है जो हमारे यहाँ का है, तो हम कोदो कुटकी को बढ़ाना चाह रहे हैं। उसमें हमने पहले समझ लिया मंडला जो है उसमें मेन है, और जो हमारा ईस्टर्न एमपी और इसके अलावा क्या सेंट्रल एमपी यहाँ पे उगता है, जिसमें कोदो कुटकी जहाँ पे यूज़ होता है हमारा। तो अब इसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं कि ये सारी दुनिया में फैल जाए ऐसा करके, है ना। इसके अलावा हमारे यहाँ की जो कमर्शियल क्रॉप्स है मेन, उसमें सबसे बड़ा जैसे सोयाबीन में हम हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इसके बाद में सरसों, कपास कहाँ पे, खरगोन और खंडवा आपका कपास के लिए है, सरसों के लिए आपका नॉर्दर्न एमपी है ना। अभी ज्वार के लिए कौन सा, आप ज्वार बाजरा के लिए बात करेंगे तो वो भी मुरैना और भिंड वाला एरिया आपका आ जाएगा। कोदो कुटकी मंडला, अगर आपको मतलब दोनों अलग अलग तरफ है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। जैसे वो नॉर्दर्न में है कौन सा, अगर आप ज्वार बाजरा का जाएंगे तो वो कहाँ पे है, आपके मुरैना साइड। और जब आप कोदो कुटकी देखेंगे तो वो मंडला में है, ठीक है। तो सब जगह अलग अलग जो है हम मिलेट्स की फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ सब जगह सेम है, क्या, पानी की कमी है, ठीक। इसके बाद में हम जो अपनी जैविक खेती है इसको बढ़ाने के लिए क्या, परंपरागत कृषि विकास योजना चला रहे हैं। इसका इंग्लिश में भी नाम यही है, परंपरागत कृषि विकास योजना। ये 2015-16 से शुरू हुई है। सब्जी और जो ये बागवानी वाली फसल है, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, इसको बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चल रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। हाँ, कौन सी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये इनका सबका इंग्लिश में नाम भी यही दिया हुआ है ना। ये वाली अलग है, ये एक और राष्ट्रीय कृषि विस्तार योजना, नेशनल एग्रीकल्चर, ये इसको क्या बोलेंगे विस्तार को इंग्लिश में, हाँ, एक्सटेंशन स्कीम। ये इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो एग्रीकल्चर में जो मशीन्स है उनका यूज़ बढ़ाने के लिए। तो अब ये पुरानी हो गई है, ये मुश्किल ही पूछी जा सकती है ना। पर इसलिए लिखा रहे हैं कि कभी कहीं भी यूज़ हो सकती है ये आपको जब सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ना है तो। इसके बाद में जो पीएम कृषि सिंचाई योजना जो है, ये 2015-16 में शुरू हुई थी। ये भी सेंट्रल, प्रधानमंत्री लिखा है तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ही है ये, है ना। इसमें जो है आपको पानी को बचाना भी है, उसका जो है मैनेजमेंट भी करना है, सब कुछ करना है ये सब। अभी अभी हम मसाले सबसे ज़्यादा कौन से, अदरक लहसुन उगाते हैं, है ना। फूलों में सबसे ज़्यादा हम गेंदा गुलाब उगाते हैं, है ना। सब्जी में सबसे ज़्यादा आलू प्याज टमाटर खा रहे हैं हम, है ना, वो खाने में समझ में आता है, ठीक। इसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो है औषधीय फसल जो है आपकी, औषधीय फसल मतलब क्या, जो आपकी मेडिसिनल क्रॉप जो है, उसमें हम सबसे ज़्यादा इसबगोल उगाते हैं, है ना। औषधि फसल इसमें सबसे ज़्यादा इसबगोल उगाते हैं। उसके बाद अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली सबसे हाईएस्ट पूछेंगे मेरे हिसाब से, अगर पूछेंगे तो वो उसमें इसबगोल हमारे यहाँ पे सेकंड है, अश्वगंधा, और थर्ड है आपका सफ़ेद मूसली। इसमें पहला तो आपको याद होना ही चाहिए एकदम,
एमपी में, एमपी का ही लिख रहे हैं अभी अपन, है ना। तो ये एमपी में ट्रेंड्स अभी चल रहे हैं जो अभी अपन देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ट्रेंड चल रहे हैं, जो हमारे सामने चैलेंजेस है और जो हम उसके रास्ते निकाले हुए हैं कि ये सब रास्तों से हम आगे बढ़ेंगे, तो वो हमने आज देख लिए। अभी कल हम इंडस्ट्री का देख लेंगे, हो सकेगा तो सर्विस का भी ख़त्म कर लेंगे, है ना। तो ये एक टॉपिक आपका निपट जाएगा। उसके बाद में जो है कुछ छोटे टॉपिक है, इसमें वो एक एक दिन में भी बहुत सारे ख़त्म हो सकते हैं। क्या सर्वे वर्वे सब, ये इसमें आपको कुछ बाहर नहीं मिलेगा आप। हाँ, ये सर्वे से, ये सर्वे ही है, मतलब सर्वे से ही डेटा है सारा, इधर उधर से नहीं है कहीं।